हैं, उनके जो शूज़ हैं या उनको जो बचने के तरीके हैं बर्फ से, वो भी उतने बेहतर नहीं थे। बहुत सारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता था। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की तरह जिस तरीके से अब वेपन पर, कॉस्ट्यूम पर, सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, वाकई एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बिल्कुल देखिए, भारत में सोल्जर्स कहीं पर भी डिप्लॉयड हैं, पूरे देश के लिए वो प्रायोरिटी वन होने चाहिए। हम्म, कारण ये है कि वो देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम्म, और इतने डिफिकल्ट इलाके हैं, चाहे आप सियाचिन ग्लेशियर देखिए, ये सब सेक्टर नॉर्थ है जो ये पूरा डीबीओ का इलाका है, ईस्टर्न लद्दाख देख लिए, पूरा ये सिक्किम का इलाका देख लिए, नागालैंड, मणिपुर देख लिए, रेगिस्तान का इलाका देखिए, पंजाब का देखिए, हर जगह टेरेन भारत की जो है वो काफी डिफिकल्ट है और हर टेरेन की अपनी एक मुश्किलात है। यही हम रेगिस्तान में तकरीबन 52 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में हम लोग नौकरी किए और ये सियाचिन ग्लेशियर में 52 डिग्री माइनस में हो जाता है। तो मतलब एक टेरेन और क्लाइमेट और ये सब चीज बहुत फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब है पूरे देश को, सोल्जर्स को प्रति एक सम्मान देना चाहिए और साथ ही उनको लड़ने के लिए पूरी क्षमता देनी चाहिए, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो जंगल ये स्नो बूट्स हो या हथियार हो, सब कुछ। और ये देखिए, सवाल ये उठता है कि ये पहले क्या था और अभी क्या होता है। देखिए कि लाइफ का तो एक सिलसिला है कि जब हम कमीशन हुए थे आज से 20 साल पहले मोबाइल नहीं थे और आज देखिए हर आदमी के पास मोबाइल है। तो हम्म। कंट्री की जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो और जाहिर है कि आप पैसा भी उतना बेटर खर्च कर सकते हो अपनी आर्म फोर्सेस पे। तो वो अभी जो एक डिफेंस है और देश की इकोनॉमी, वो एक इंटर रिलेटेड है। आपकी अच्छी इकोनॉमी है तो आपकी डिफेंस मजबूत होगी, डिफेंस मजबूत है तो आपका प्रोडक्शन और डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है अब हमारे पास पैसा है, एक पोटेंट आर्म फोर्सेस है और इसीलिए आज हम आत्मनिर्भर भारत में इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमेशा हम पहले मेरे को याद है 91 में 1991 में जो भारत एक्सपोर्ट करता था, वो सिप्री की रिपोर्ट है, हम लोग 41 नंबर पे थे एक्सपोर्ट पे। 2019 पे यही नंबर हमारा 19th आ गया था और आज की तारीख में पूरे विश्व में हमारा नंबर 12वां है एक्सपोर्ट में। जी। और मेरे को शक नहीं है अगले 5 साल में, जैसे मैंने आपको बताया, $5 बिलियन एक्सपोर्ट कर लेंगे और साथ ही मेरे ख्याल हम टॉप लीडिंग 5 नेशंस में आ जाएंगे जो एक्सपोर्ट करेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो कहने का मतलब है भारतीय सेना की अभी क्षमता बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, सब कुछ हो रहा है। आपने देखा, चाहे ईस्टर्न लद्दाख हो, कारगिल का इलाका हो या ये तवांग वाला इलाका है, हर जगह टनल्स और क्या क्या नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंट तो हम बहुत देख रहे हैं, बल्कि मैं तो बोलूंगा जब हम अभी रिटायर हुए थे कुछ साल पहले ही और आज में भी इतना फर्क दिख रहा है कि चीजें बहुत रफ्तार से चलती जा रही हैं। तो ये एक सैनिक के लिए, लड़ने के लिए भी उसका मोराल हाई होता है। मोराल इसलिए हाई होता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरा देश खड़ा है, मेरे को पूरा सप्लाई दिया जा रहा है, सब कुछ मेरे को दिया जा रहा है। तो ये जितनी भी एफर्ट्स हो रही है आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये जो एक हमारी सफलतापूर्वक एक ये नीति चल रही है, ये बहुत अच्छी है। और मेरे को लगता है कि जब हम सेल्फ रिलायंस होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फायदा है कि हमें किसी देश की तरफ झुकना नहीं पड़ता है, जी। क्योंकि आपको पता है हम सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर थे, अभी भी हैं। कुछ हथियार अभी चाहिए। आज आज आपको पता है हमारे सबसे बड़े इम्पोर्ट्स हो जाते हैं, एक तो एयरक्राफ्ट, दूसरा इंजन। और मेरे को लगता है कि अभी भारत को एयरक्राफ्ट के लिए भी हम कर रहे हैं। आपको पता है ये GEF414 इंजन जी। के साथ ट्रांसफर जी। टेक्नोलॉजी हो रही है। हम्म। और साथ ही साथ मेरे को लगता है कि इंजन का भी, ये खासकर ये जो इंजन ही हैं, GEF41 इंजन, इसकी अभी हमारे में इतनी क्षमता होनी चाहिए। भारत में आज देखिए बहुत ज्यादा स्टील इंडस्ट्रीज हैं, हमें स्टील रिफाइन वगैरह करके करना पड़ेगा। कहने बिल्कुल, का और मतलब उस दिशा में प्रयास भी चल रहा है। सुधाकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुधाकर जी, मेक इन इंडिया का असर लगातार दिखाई दे रहा है, खासकर डिफेंस सेक्टर पर। जिस तरीके से भारतीय सेना न केवल स्वदेशी आर्म्स का प्रयोग कर रही है, बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर रही है, जिसकी चर्चा की जा रही है। बहुत बहुत सारे जो अफ्रीकी देश है वहाँ पर हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है और संजय जी कह रहे हैं कि लगातार उसमें भारत का नंबर बढ़ता जा रहा है। मनोज, काफी हद तक मैं सहमत हूं, लेकिन जी। असलियत में आपका चैनल काफी
पॉपुलर होते जा रहा है। अगर हकीकत आप देखेंगे, जी। मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? 2014 को। क्या था मुद्दा? क्या था मुद्दा? ये था कि हमारा जो इकोनॉमी का एक देखते हैं ना, पाई डायग्राम होता है, सर्विसेज सेक्टर एक होता है, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, और एक एग्रीकल्चर होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। उस समय 2014 का अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, तो उस समय 16.9 या 16.7 था। जी। ठीक है ना, ये 13-14 की फिगर बता। तो हमारा इरादा ये था कि 2020 तक ये परसेंटेज जो है इकोनॉमी का पाई है जीडीपी का, इसको किसी भी हालत में 20-25% तक पहुंचना है। लेकिन अब पहुंचा नहीं है। आज हम 2025 में हैं, और इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत, ये पैंडेमिक के टाइम है 2020, हाँ 2020 को ही ये शुरू हुआ मई के महीने में। आत्मनिर्भर भारत, वो आईपी कुछ मिल नहीं रहे थे तो हिंदुस्तान बनाना शुरू किया। तो ये एक बूस्टर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है, इतने सारे अच्छे खबर के बावजूद भी ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ओवरऑल अगर परसेंटेज आप देखेंगे, ये खिंच खाच के अलग अलग आपका ओपन सोर्स है, आपका 17% तक पहुंचा है। तो हमें चाहिए ये, जब तक जैसे चाइना का क्या था, चाइना का 20-30 साल पहले ये 15-16% हुआ करता था, लेकिन आज के दिन में उसका 37% पहुंच गया। इसीलिए वो बोलते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमें इसी तरह किस प्रयास करना चाहिए लगातार, कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली। ये जो 17% अभी पहुंचा है, आपका सर्विसेज सेक्टर 57, एग्रीकल्चर बहुत ताजा ये होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग को किसी भी हालत में बढ़ाना है। मैं मानता हूं कि 21,700 करोड़ का अभी एक्सपोर्ट हुआ है, 2.5 बिलियन, हमारा टारगेट 5 बिलियन है, 5 बिलियन तक पहुंचना है 2030 तक। लेकिन इसी चीज को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, हो नहीं रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहा हूं, हकीकत में खुद ग्राउंड में चक्कर मार के आया हूं, देखा हूं। ये समाउ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो नहीं पा रहा है। इंडिजिनस कंपोनेंट जो है हम कह रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा हासिल, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करते हैं, करीब करीब 50 से 75% तक ये हम डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों से। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, हिस्से पुर्जे, स्पेयर पार्ट्स मंगा के असेंबल किया जा रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा और रीओरिएंटेड होके फोकस करना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, स्ट्रेटेजिक लेवल, ऑपरेशनल लेवल, टैक्टिकल लेवल। कुछ आपको ग्लोबल लेवल पे देखना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपका 75% के करीब करीब डिपेंडेंस चाइना जैसे देशों के ऊपर है। जी। आपको ही फैसला लेना पड़ेगा कि क्या आप सिलेक्टिव कोलैबोरेशन करना सही होगा। अगर हम 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर का टारगेट देख रहे हैं 2047 तक, या ऐसे ही डट के जैसे हम बैन करते जा रहे हैं, एक नकारात्मक नजरिया के साथ चाइना को देख रहे थे। मेरे ख्याल से एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, विजडम लाइज इन सिलेक्टिव कैलिब्रेशन और कैलिब्रेटेड कोऑपरेशन विद चाइना। जहां तक जिस हद तक हम देखेंगे हमारा नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, वैसे चीजों में उनके साथ कोलैबोरेट कर, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन, आपको कहा जाता है पूरा विश्व में आप नंबर 1 फैक्ट्री हो, ठीक है कि नहीं, लेकिन आपका एपीआई जब तक नहीं आएगा कोई दवाई आप बना नहीं सकते हैं। इसी तरह मोबाइल, हम सेकंड जी। इंपोर्टर होते हैं, आज सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। लेकिन मोबाइल का जब तक आप पूरे हिस्से पुर्जे जब तक विदेशों से नहीं मंगाते, अलग अलग देश, ज्यादातर चाइना से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तब तक आपका मोबाइल प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। और इसी यही डिफेंस में भी वही तमाम चीजें हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, संजय जी का शुक्रिया करेंगे।